आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और आज की अध्यक्षता करने के लिए हरजत कसाना से निवेदन करूँगा जो आए अपनी सीट ग्रहण करें। कुर्सी बिछाने वाले तो बहुत लोग इधर आ जाओ। कसाना जी, मैं अपने मुख्य अतिथि राव साहब से निवेदन करूँगा कि आए अपनी सीट ग्रहण करें। राष्ट्रीय देहात मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव माता नागर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए अपनी सीट ग्रहण करें। सम्मानित अतिथिगण सभी को नमस्कार करते हुए आज 27वीं जयंती पर स्वर्गीय केसरी सिंह शताश्री जयंती पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और उनको केसरी सिंह गुर्जर जी का योगदान समाज में बहुत ज्यादा रहा। उस समय जब समाज हमारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, केसरी सिंह गुर्जर बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक और समाज में नहीं देश में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। केवल समाज तक सीमित नहीं रहे, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े मंत्री लोग उनके परिचय में थे, उनके पास आना जाना था और समाज को जगाने के लिए काफी लंबे समय तक राष्ट्रीय देहात मोर्चा के रूप में पार्टी चलाने का कार्य उन्होंने किया। इस प्रकार समाज का मार्गदर्शन किया। यही कारण है उनके इस बलिदान को, त्याग को और समाज के प्रति लगन की भावना को देखते हुए आप लोग, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वरना लाखों लोग हर साल इस जीवन को छोड़कर जा रहे हैं, कोई याद नहीं करता। तो साथियों, इसमें हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी तरह ही हम लोगों को भी समाज हित में, देश हित में कार्य करना चाहिए। यहाँ पर केवल हम खाएं, पेट भरें, पैसा कमाएं और ऐसे ही चले जाएं। जीवन पूरा सबका होना है, सबको जाना है, तो साथ ही कुछ समाज हित में और देश हित में कुछ कार्य कर जाएं। केवल पशु पक्षियों की तरह अपना पेट भरने में अपना जीवन न गुजारें। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि ये कम लोग हैं, ये इस पर ध्यान न दिया जाए। हमेशा अच्छे काम के लिए कम ही लोग इकट्ठा होते हैं, कम ही लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। अपने तमाम कार्यों को छोड़कर के प्रोग्राम में पहुंचना और समाज में, राष्ट्र में काम करना उनकी प्राथमिकता होती है। तो संख्या बल नहीं, बल्कि हमारी लगन और भावना कि हम इकट्ठा हुए हैं, हमको याद कर रहे हैं, ये चीज महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः आपको एक बार सबको नमस्कार। सभी सम्मानित साथी भाई, हमारे बीच में अभी जो है क्रांतिकारी और समय समय पर आप लोग देखते रहते हैं अखबारों के माध्यम से, और बहुत ही पुराने कर्मठ साथी रहे हैं देहात मोर्चे के भाई डॉक्टर बबली गुर्जर जी, और सभी सम्मानित साथी और उनकी भतीजी 4 साल की और बेटियां हैं। जहाँ तक 4 साल की बात है कि 4 साल जो देहात मोर्चे का जो गठन हुआ था तो 92 में जो है आइए आज इधर आ जाओ। देहात मोर्चा का मिशन के रूप में 94 में देहात मोर्चे का गठन हुआ। उस समय राजकुमार भाटी जी देहात मोर्चे के अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद केसरी सिंह गुर्जर जी को देहात मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में देहात मोर्चे ने काफी ऊंचाइयां छुई और राजनीतिक पहचान भी बनाई। उनका हमेशा जो है किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, देहात के प्रति काफी लगाव रहता था। उनके प्रति उन्होंने संघर्ष किया और विशेषकर जो है वो महिलाओं के वृद्धावस्था के भी खिलाफ थे कि उनका मानना था
कि जब तक हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख कर अगर पर्दे में रहेंगी तो वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को उस तरीके से नहीं उजागर कर सकती जिस तरीके से पर्दे व्यवस्था के बाहर कर सकती है। तो इसलिए इस प्रकार की उन्होंने मीटिंगें भी की कई बार और उसके लिए उन्होंने काम भी किया। लेकिन बड़े खेद की बात है, एक बीमारी उनको ऐसी लगी है, बीमारी के कारण जो है काफी लंबे समय तक बीमार भी रहे। वो हम जो उनका सपना था उस सपने को अधूरे रूप में छोड़ करके हमारे बीच से चले गए। लेकिन जो उनका मिशन था, देहात मोर्चे के रूप में जो मिशन था, उस मिशन को आगे चलाने के लिए राव संजय सिंह जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब इनके नेतृत्व में काम चल रहा है। उसी के तहत हमने समय समय पर जो है छोटी छोटी मीटिंगें हर जिले में जो पुराने साथी थे उनको जोड़ने के लिए और अपनी विचारधारा को उसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। पहला हमने जो है 25 अगस्त को राव साहब की पुण्यतिथि थी, गाजियाबाद में वो पुण्यतिथि मनाई थी। आज उनकी 87वीं जयंती है, क्योंकि 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता था, तो आज वो हम जयंती मना रहे हैं। और यहाँ मनाने का मकसद हमारा भीड़ से उससे मतलब नहीं था, केवल हमें ये संदेश देने का मतलब था कि उन्होंने मोदी नगर के लिए भी विशेष संघर्ष किया। जो साथी भाई अभी जो संचालक महोदय बता रहे थे, तेजपाल कोसवाल जी, ये और हम दोनों मिलकर के एक मजदूरों का यहाँ संघर्ष हुआ था, उनके बकाये को लेकर के हम लोग जेल भी गए थे उनके साथ। ये हमारे जेल के साथी रहे थे। और किसानों के लिए भी पहली बार उन्होंने मोदी नगर में जो गन्ना पेमेंट था, उस गन्ना मिल पर, मोदी मिल पर, उसका बकाया 92 करोड़ नए ब्याज के उन्होंने दिलवाया था माननीय बीपी सिंह जी को ला करके। ये मोदी नगर के लिए विशेष उपलब्धि उनकी थी। तो इसलिए यहाँ उनके जयंती को मनाने का केवल हमारा यही मकसद था कि जो भी उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया, इस क्षेत्र के लिए लोगों को जागरूक करके अपने अधिकारों के लिए खड़ा करने का काम किया, तो कम से कम हम उनको याद कर सकते हैं उस रूप में कि ऐसे बलिदान के लिए। तो इसलिए उनका बलिदान जो है कम नहीं था, समाज के लिए भी, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। वो कभी एक वर्ग के समर्थक नहीं थे। अगर वो समर्थक थे तो गरीबों के, किसानों के, पिछड़ों के और जो वंचित लोग थे और जो 80% जनता है जो अपने अधिकारों से अपने वंचित है, उनके समर्थक थे और उन्हीं के लिए उन्होंने काम किया। वो उस समय जो है दलित सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे थे। उस पर रहकर भी उन्होंने दलितों के रूप में उनका काम, उनकी सेवा की, काम किया। पिछड़ा वर्ग आयोग के भी वो अध्यक्ष रहे थे, पिछड़ा वर्ग के। और उसके बाद देहात मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किसानों की और जो देहात के लोग जो वंचित थे अपने अधिकारों से, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए उनके जन्मदिन पर हम जो है जयंती पर उनको नमन करते हैं, याद करते हैं और हम ये प्रण लेना चाहते हैं कि हम जो भी उनके अधूरे सपने रह गए, हम फिर से उसी ताकत को इकट्ठा करके जो भी हमारे साथी इधर उधर निकल गए हैं, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी पार्टी में, तो वो अपने एक साथ फिर एक बैनर पर आकर के उनके सपनों को साकार करें और उस लड़ाई को मजबूती से आगे लड़ने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय बहुत कम है और वक्ता भी बहुत है, बाकी और बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि हम संख्या बने दे करके, संख्या ये हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि एक आदमी इसमें ऐसा है, समर्पित है कि जो कम से कम जो 100 आदमी की लाने की ताकत रखता है। लेकिन हम केवल एक विचार को लेने के, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसी विचार को हम लोग आगे जगह जगह ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जो है जज साहब को नमन करता हूँ और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चौधरी साहब से मेरा परिचय सुप्रीम कोर्ट में हुआ पहली बार और मेरे चचा के साथ क्लासमेट
उस बात में मैं ज्यादा करूंगा जो पब्लिक डोमेन में शायद नहीं है। द्रौपदी त्रिपाठी को आप जानते हैं, उसने चर्चा बनाई थी तो उड़ीसा के राजघराना से थे। उसमें एक प्रोफेसर ने अपना जीवन लगाया, वो उस पर पुष्टि नहीं होती वो उड़ीसा में राजघराना था या नहीं था, नैरेटिव भी गढ़ा जा सकता है। और उस प्रोफेसर ने पूरा एक लिटरेचर तैयार किया और पूरा जीवन उसका पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, और वो जब उनके प्रोग्राम होते हैं तो साथ ही रहते उनका उपहार किया गया था, उसका जीवन उसी में चला गया। यहाँ हम 2-3 बातें कहेंगे जो 1857 से लेकर अभी तक आपकी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं है, कितनी कुर्बानियां इस मुल्क में किसी की नहीं, लेकिन आप उसको इबारत के रूप में नहीं उतार पाए। ये एक हमारी समस्या रही। तो एक तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं हमारे समाज, उनका एक लिटरेचर तैयार हो और एक किताब पूरे देश भर के हमारे आत्मा को बने, उसका हम आज से ही इसी मोदी नगर से उसका वचन लें और उस पर हम काम शुरू करें। उसका तरीका होगा जैसे फैमिली के लोग बैठे हैं तो ये उस पर इनपुट दे देंगे, इंफॉर्मेशन हो जाएंगी, बाकी चीजें एडिटिंग और वो सब जोड़ ली जाएंगी। लेकिन 2 चीजें यहाँ बताना चाहूंगा जो मंडल की हम चर्चा करते हैं। इस मंडल की भूमिका में चौधरी साहब और पदम सिंह, ये दोनों बैठ के सारा काम जिन लोगों को किया, बाकी सारा देश बाद में आया। और ये सारी जो रणनीति बनी ये पदम सिंह जी के घर जो अपना कौन सा है वो जहाँ वो रहते थे दिल्ली में, उनके घर पे बना कर। दूसरा एक मजाक में भी एक चीज कहीं सुनने को पॉलिटिकल सिनेरियो में मिली कि पासवान जी ने चौधरी साहब से कहा कि वो गवर्नर बनाते हैं आपको। चौधरी साहब ने कहा कि मैंने छोटी पोस्ट है, राष्ट्रपति की बात करो तो सोचे। और ये इसमें दम भी है, ये मजाक की बात नहीं है, इसमें दम है, ये सच्चाई है। चौधरी साहब ने ये कहा था तो उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति को बना दिया, वो तो 5 साल में हटेगा नहीं, बोला तो ये तो छोटी पोस्ट है, ये तो हम लेंगे। पासवान जी अक्सर उनके साथ बैठते थे, वीपी सिंह उनके करीबी दोस्त थे। ये नियति का कमाल है, प्रधानमंत्री कौन बना कौन नहीं बना ये अलग चीजें, लेकिन वो उसी दायरे के आदमी थे। दूसरा सभा में हम लोग शायद मोदी नगर के किसी गांव में गए थे तो पर्दा के बहुत खिलाफ हुआ करते थे, और वो वहां बोल के आए थे महिलाओं को इस बार यदि एक भी पर्दा मिला तो मैं अगली बार आपके गाँव में नहीं आऊंगा। तो 100 साल आगे का सोचना। दूसरा जिसपे सारे राजनीतिक चर्चाएं होती हैं उसमें हमारे आदमी काम करते रहे, लेकिन पीछे से हमारे जो खासतौर से यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर को जो 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिलती है वो ये नहीं कि आप जाएं घर में जाके सो जाएं, इसलिए नहीं, उस पर सरकार के भी दायित्व होते हैं और समाज के भी होते हैं। समाज का दायित्व यही है कि मान लिया सोशियोलॉजी का है तो सोशियोलॉजी में अपनी कम्युनिटी के ऊपर बात करें। तो दूसरा मेरा सुझाव रहेगा कि चौधरी साहब पे आज से ही हम फैमिली से भी अपेक्षा करेंगे और बाकी समाज से भी कि एक रिसर्च पीएचडी का कोई स्टूडेंट इस दिमाग को ले ले। और चौधरी साहब के चूंकि उनका बहुत 50वें साल का बहुत काम रहा है, सामाजिक इतने ही काम होते हैं। मैंने तो इससे छोटे छोटे काम पे पीएचडी देखी। गाजियाबाद में मेरे जो परिचित हैं गुप्ता जी, उन्होंने राजेश पायलट साहब पे कराई पहली पीएचडी, वो बढ़िया बरादरी के हैं लेकिन उन्होंने पीएचडी कराई। तो यहाँ हम लोग उसको इनिशिएट करें और एक पीएचडी भविष्य में या तो आपके परिवार से कोई आए, समाज के परिवार से कोई आए, कहीं और से आए, लेकिन एक पीएचडी चौधरी साहब में होनी चाहिए, उसमें वो चीजें निकल के आए। उसके साथ साथ चौधरी साहब की तो बात आएगी आएगी, उसके साथ जो समाज में समन्वय जो चीजें जो सारा डेवलपमेंट इस बीच हुआ है, जो योगदान उनका दूसरी जो सापेक्षताएं चलती हैं वो सब चीजें भी उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। दूसरी बात, तीसरी बात, इससे हट के थोड़ी सी चीज और कहेंगे क्योंकि अपने लोग बैठे हैं, घर के लोग हैं। एक झूठ का नैरेटिव इस मुल्क में गढ़ा जा रहा है, उससे सावधान करें। वो नैरेटिव बहुत अलग तरह का है। हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं और हमें फक्र है कि चौधरी साहब ही नहीं, हमारी कम्युनिटी का कोई नेता आजादी से अभी तक भ्रष्टाचार में नहीं है, बदचल्ली में नहीं है। ये दो फक्र की बात है। बदचल्ली में हमारा कोई नेता नहीं आया और भ्रष्टाचार में आप, ये हमें फक्र की बात है। तो इस तरह की चीजें जब हमारे साथ हो और हमारा सबसे बड़ा योगदान हो, अब उसमें दो तरीके घड़े जा रहे हैं। हम एक कौम है और यहाँ कभी लंबी चर्चा बाद में देखेंगे, कौम और जाति में फर्क है। हम जाति नहीं है, हम कौम है। उसका इशारा कर देता हूँ, जिसकी अपनी भाषा हो, जिसकी अपनी वेशभूषा हो, जिसका अपना नृत्य हो, जिसका अपना संगीत हो, जिसका अपना साहित्य हो, उसे बोलते हैं कौम। इस मुल्क में बहुत सारी कौम नहीं है, वो भी कौम बनने की प्रोसेस में है। हम एक मजबूत और सशक्त कौम है, हमारी अपनी भाषा भी रही है। आजादी के बाद पहले तो हमारी भाषा थी,
दूसरा हमारा सवाल रहेगा कि जो हमारी भाषा है उसको हम वापस लौटाने की कोशिश करें और हम लोग भाषा के बल पे इस मुल्क में एक पहचान बने। किसी विद्वान ने कहा है कि यदि आप किसी मुल्क के नागरिक हैं और 3 चीज आपके पास नहीं है, आपकी पहचान, आपकी समृद्धि और आपकी सत्ता में हिस्सेदारी, तो आप केवल सर गिनने के लिए हैं, आपकी कोई औकात नहीं है। और उसी खेल में यहाँ बहुत सारे षड्यंत्र भी चले। आजादी से अभी तक जो केंद्रीय व्यवस्था हमारी है उसमें हमारी कम्युनिटी का कोई कैबिनेट मिनिस्टर अभी नहीं बना। बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, चमचागिरी सिंबल होती है, तो उससे कोई मतलब नहीं। उसके पीछे साजिश है और साजिश इतनी बड़ी है उसके पीछे कि जो हमारे मिनिस्टर जब थे और उनके साथ जो प्रधानमंत्री थे, शायद उनकी एबिलिटी भी उतनी नहीं रही होगी, ये कड़वा सच है। लेकिन हमारे साथ बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। अब मैं नैरेटिव की बात करूंगा। एक तो जो हमारा आजकल जो गुजर महोत्सव बन रहा है मुगल काल से और अभी तक, हम लोग केवल चोरी साहब के बारे में नहीं जो वो वहाँ कर रहे हैं दिल्ली और किसी के बारे में मैं बात काम कर लिया था, नहीं कोई टिप्पणी नहीं करेंगे दूसरों के बारे में जी। उसमें ये कि हमें उसमें साहित्य की तरफ नहीं जाना। दूसरी एक सवाल चल रहा है आजकल गांव में लाइब्रेरी का, उस लाइब्रेरी में हमें अपने महापुरुषों का साहित्य पहुंचाना चाहिए और हमारी समझ का साहित्य ले जाना चाहिए। ये कुछ बातें कहनी थी और जो चौधरी साहब की चीजें छूट गई हैं उनको पूरा करने का हम सब दायित्व है। इतना ही कहना था, शुक्रिया। मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर बबली जी से निवेदन करूंगा आए और चौधरी साहब की जीवनी पेश करता हूँ। नारे लगवा दियो पहले। आज स्वर्गीय केसरी सिंह मुखर्जी की 87वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय राणा जी और मुख्य अतिथि आज के प्रोग्राम के राव संजय सिंह जी, अभी हमारे बीच में अपने विचार रखे गए आदरणीय कसाना जी, हमारे बहुत पुराने मार्गदर्शक जो राष्ट्रीय महासचिव हैं देहात मोर्चा के आदरणीय मंत्राम नागर जी, संचालन कर रहे आदरणीय कोसवाल जी, और हमारी बहनें जो दिल्ली से चलकर शायद हमारे बीच में आई हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ मोदी नगर आगमन पर आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि कैसे महान पुरुष की जयंती के लिए आपने मोदी नगर चुना और आप सब लोग यहाँ आए। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कम लोग इस तरह के महापुरुष समाज में पैदा होते हैं जिन्होंने बिरादरी को, समाज को आगे बढ़ाने के अनेकों प्रयास किए। हमें भी याद है देहात मोर्चा जब चला था, हम तो छोटे थे, लेकिन हमारा उसमें उस समय काफी भागीदारी रही। मंत्राम जी इस बात के गवाह भी हैं। यहाँ हमने भी टीम खड़ी करी देहात मोर्चे की मोदी नगर के अंदर और बहुत मजबूत टीम खड़ी करी थी। अभी जिक्र हो रहा था कि मोदी नगर के यहाँ पर आकर जब आंदोलन तो साहब ने करा तो एक बड़ा आंदोलन उन्होंने यहाँ चलाया था और इस देहात मोर्चा में हमारे चौसाब जैसे लोगों ने आई मेंबर साहब इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज में जागरूकता फैलाई, चाहे वो राजनीति के बारे में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे और बहुत सारी बात। ऐसे महान पुरुष को मैं एक बार पुनः श्रद्धांजलि देता हूँ और निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं हॉल में घुसा तो मुझे जिन लोगों को देखा तो बड़ा दर्द हुआ। जिन लोगों ने भी प्रोग्राम यहाँ रखा है, प्रोग्राम ऐसे नहीं रखते। देखो, किसी को बुरा लगेगा तो बुरा ना मानो। अगर मोदी नगर में प्रोग्राम रखा है तो सबकी बेटियां आई हैं, अध्यक्ष आए हैं, तमाम लोग आए हैं, तो कम से कम यहाँ लोगों को बताना तो चाहिए था। इससे मोदी नगर की स्थिति क्या है? अभी जिक्र हो रहा था कि जी गैदरिंग की बात नहीं है। भाई गैदरिंग की बात क्यों नहीं है? अगर हम अपना कोई विचार बताने आए हैं, आप लोग हमें कुछ बताने आए हैं, या हम इतने एक ऐसे महान पुरुष के बारे में यहाँ उनका प्रोग्राम रख रहे हैं, तो यहाँ 150 लोग तो कम से कम हम लोगों को बुलाने चाहिए।
वो जो भी कुछ रहा फिर उस पर बेमतलब के कटाक्ष होंगे, कोई मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम यहाँ लोगों को सूचना होनी चाहिए थी। यहाँ 150 आदमी बुलावे पे इकट्ठे होते, आते, आप लोगों की बात सुनते, उन्हें चौथ साहब के बारे में पता होता कि क्या आप लोग क्या कहने आए, या क्या हमारे ऐसे महान पुरुष हुए, उन्होंने क्या काम करा क्या नहीं करा। तो देखो, आयोजकों से मेरा निवेदन है कि कम से कम लोगों को सूचना होनी चाहिए थी, और सूचना हुई है तो जो लोग नहीं आए उनकी गलत बात है, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। मैं तो बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों को ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे लायक, यहाँ मोदी नगर के लोगों के लायक जो भी आप लोगों का दिशा निर्देश होगा, जो भी कोई आदेश होगा समाज के लिए, हम हमेशा प्रयास भी करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मैं कहूँ देहात मोर्चे की देन है, आदरणीय केसरी सिंह गुर्जर जी की देन है कि हमारे शहर मोदी नगर में हम जैसे लोगों में जागरूकता उन्होंने पैदा करी, हम लोगों को यहाँ ज्ञान हुआ, हमें अपने अधिकार लेने के लिए हम जागरूक हुए। आज मोदी नगर जैसे छोटे से शहर में जहाँ 1000-1200 वोट गुजरों की होंगी, आपके 4 सभासद यहाँ हैं, तो ये ऐसे लोगों ने हम लोगों को जागरूक करा, और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर, चाहे वो राजनीति के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, क्या क्या चीजें, सब चीजें इसमें आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से ऐसे महान पुरुष की जयंती पर हम लोगों को होना चाहिए था। लेकिन जो भी आपका दिशा निर्देश हमें मिलेगा, हम उसको काम करेंगे, और आपके विचार को, चौथ साहब के विचार को, उसको आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे कि हम इन आपके विचारों को और चौथ साहब की नीति को, चौथ साहब की सोच को हम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सामाजिक न्याय के योद्धा और अभी कह रहे कि वे चले गए हैं, तो वे दुनिया से वे चले जाते हैं जो मर जाते हैं, और जो अपने कामों को करके वे ऐसा काम करके छोड़ जाते हैं जो हमेशा सबके दिलों में जिंदे रहते हैं, वे हमेशा जीवंत रहते हैं। जैसे कि हमारे केसरी सिंह गुर्जर जी हैं, वो भी आज हमारे बीच में, वे भले ही शरीर से ना हो मगर वे विचार से हैं। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष रहो। वे 3 मूल जो मंत्र थे, तीनों मंत्र जो थे, उनको सार्थक करने का काम करा है उन्होंने हर व्यक्ति को शिक्षा के लिए, विकास के लिए, एकता पर उन्होंने काफी बल दिया। और जो उनके नाम एक योद्धा उनके साथ में जुड़ा हुआ है, वो एक ऊर्जा का स्रोत जो है केसरी सिंह गुर्जर जी थे। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें अपने समाज के लिए शिक्षा की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। और एक वे शीलवान व्यक्ति थे, मैत्रीवान थे, उनसे जो भी मिलता था तो ऐसा लगता था कि ये मेरे ही हैं। तो उनके अंदर एक मैत्री का जो विकास था वो बहुत ऊपर लेवल का था। तो हमें अपने समाज में मैत्री का, शिक्षा का और भाईचारे का जो है, हमें इसका पैगाम को आगे, उनके जो है संदेश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कमल मावी जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आए हमारे बीच में दूर से चल के, और उनसे निवेदन भी करता हूँ आए वो 2 शब्द अपने केसी जी के लिए अर्पित करें। नहीं थोड़ा सा आपसे जानकारी लेते हुए, कमल मावी हमारे बहुत ही पुराने साथी थे, वीरेंद्र फौजी, आप उनके सपुत्र हैं, थोड़ा कमल में रहते हैं, और आज तक आम आदमी पार्टी में। अपन पद वो लिख दिए, इसमें क्या क्या पद लिखते हैं, उसी पद से बोल दूंगा। ये तो पहन दूं? सन 2000 में भी याद है, 24 साल पहले हमारे घोड़ा में एक थापर गेट था, नोएडा अथॉरिटी वहां पे दीवार लगाना चाह रही थी और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर रही थी। और वो रास्ता ऐसा था कि नोएडा और दिल्ली और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और दिल्ली को कनेक्ट करने वाला एक अकेला रास्ता था। तो फौजी साहब ने बैठ के मीटिंग करी सबके साथियों के साथ के लिए क्या करना चाहिए। तो केसरी सिंह गुर्जर जी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करो, जो मैं खड़ा हूँ। उनके आह्वान पे झंडा, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, टेंट और कुर्सी मेज लेके बैठ गए जी।
6 महीने तक पूरे गाजियाबाद के अंदर ऐसा पहला आंदोलन था कि 6 महीने तक नोएडा अथॉरिटी का काम बंद रहा। लेबर भाग गई उनकी, 50 ठेकेदार थे, आए, ऑफर भी दी कि इतना ले लो उतना ले लो। हमने कहा नहीं भैया, हम टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। और आज इन्हीं की देन है कि वो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और उसको जितना FIR भी हुई हमारे ऊपर, 2 आदमी बंद भी रहे 3 साल तक, उनकी पैरवी भी करी, वो फिर बरी हुए। तो हम तो इनके मार्गदर्शन में इतने मजबूत हुए हैं कि पुलिस प्रशासन, धरना प्रदर्शन इनसे कभी नहीं डरे। और अभी भी अगर कोई ये कहे कि देहात मोर्चा खत्म है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। संगठन कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, कभी खत्म नहीं होता। संख्या घटती बढ़ती रहती है। कोई स्वार्थ से चला जाता है, कोई निस्वार्थ भाव से आता है। जो आए उसका स्वागत करे, जो जाए उसे राम राम करे। बहुत बढ़िया। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं पहले बता दूं आप लोगों को, देहात मोर्चा वो वृक्ष है कि जैसे बड़ का एक वृक्ष होता है, उसकी बहुत सारी डाली कट गई लेकिन पेड़ अपनी जगह मजबूत है। देहात मोर्चा से बहुत सारे लोग निकल के गए, क्योंकि देहात मोर्चा एक ट्रेनिंग सेंटर भी था। 5 आंदोलन यहाँ हुए। मोदी शुगर मिल का पेमेंट और ब्याज पूरे हिंदुस्तान में पहला रिकॉर्ड था। पूरे हिंदुस्तान में मोदी नगर की जो शुगर मिल है, इसका ब्याज उन्होंने लागू करवाया। इनके बाद फिर कहीं 1-2 जगह लागू हुआ, नहीं ब्याज कहीं मिलता नहीं है। अगर पेमेंट लेट होता है तो फिर ब्याज नहीं मिलता। ये देहात मोर्चा के तत्वाधान में, केसरी जी के तत्वाधान में सबसे पहला आंदोलन यहाँ हुआ। और उसके बाद यहाँ कपड़े मिल का आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग जेल गए। तो इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो उसी श्रृंखला में अब मैं निवेदन करूँगा हरिदत्त कसाना जी से कि वो भी आएँ, अपनी वाणी से 2 शब्द कहें, नहीं तो बाद में मुझे कहेंगे अब मुझे तो बुलाने को मौका ही नहीं दिया। नहीं, मैं आज स्वर्गीय कृष्ण जी के 7वीं जन्म जयंती के ऊपर हम सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष राव साहब संजय सिंह जी, मंत्राम नागर जी हमारे समाज की एक हर गाँव में आपके साथ, और शर्मा जी आप सबका स्वागत करते हुए आदरणीय मातृशक्ति को नमन करता हूँ। बात यहाँ आती है कि केसी सिंह गुर्जर जी का बहुत सपना था एक वृद्ध दिल्ली के लिए। दिल्ली में बहुत बड़ी होनी चाहिए, जिसमें हमारे राजबाग, बुलंदशहर में मेरठ और आसपास की डिस्ट्रिक्ट को लेकर के वृद्ध दिल्ली का सपना था उनका कि वह इतनी बड़ी दिल्ली हो तो यहाँ पर हम सब लोगों का बड़ा अच्छा विकास होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन हमारी बदकिस्मती इतनी है कि विकास हाँ निशान लगा दो, जो बोल के चले गए उन पर कट कर दो, अगला किसी का बोल दो। पास हमारा गांव है, 2 किलोमीटर नहीं है बॉर्डर, इधर को कोई विकास नहीं। अगर ये आरसी शर्मा का वैसे नाम बोल देना, मैं बता दूँ, जो बोल के चले गए उन्हें कट कर दो। यहाँ पर कोई जो नहीं बोलते लग जाने के लिए पेटों से कहा करते हैं आप यहाँ कुछ लगाओ, यही हाथ जोड़ते हैं। ऐसी जगह पर मतलब विकास ना होना ये हमारे बड़ी बात है। अगर होते हमारे नदी तो ये सपना पूरा हो जाता। आज वो हमने देखा वो नजारा जो मोदी कपड़ा मिल में हुआ था, एक शांतिपूर्वक इनका धरना चल रहा है। कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई जाएगा, लेकिन सरकार की तत्वों ने अंदर जाकर कुछ आग लगा दी। के अंदर आग लगने पर कोई पुलिस आना ही था,
पुलिस ने दोनों नहीं मारा, कर दी इन्होंने लगाई, जबकि इन्होंने कुछ नहीं किया, बड़ी शांतिपूर्वक इनका धरना चल रहा था। और उसमें हमारे तेजपाल भोपाल जी, राजेश वर्मा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन ऐसे प्रोग्राम होने पर जो आग लग जाती है तो भाई पुलिस का या प्रशासन का कहना होता है, तो उन्होंने इनको पकड़ लिया, तो जबकि उसमें कोई ऐसे इनका वो नहीं था। प्रोग्राम वो चलता तो इसलिए बैठे थे कि भाई कपड़ा में जो बंद पड़ा है उनके वर्करों का पैसा है, जैसे कि यहाँ पर सिलवाया ऐसे उनकी भी वहाँ ऐसे हमारे जैसे गुजर रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था। और उन्हीं के पत्नियों पर आपने बहा दिया है साहब संजय सिंह जी ने, नाम बोलते हैं, ओमवीर गुर्जर मोड़ नाम बोलते हैं। ये हम समझते हैं कि आगे हमारा देहात मोर्चा और आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके बीच में माननीय कसाना जी ने अपने विचार रखे, मैं उनका हृदय स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगले वक्ता श्री राज बहादुर जी को निवेदन करता हूं को आएँ और अपनी वाणी से केसरी जी के बारे में संक्षिप्त में विचार रखें। संक्षिप्त आदरणीय अतिथि, साथियों, मातृशक्ति, पूजनीय चौधरी साहब की ये जन्म जयंती है और उस महापुरुष को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये समाज चौधरी साहब का कृतज्ञ रहेगा। चौधरी साहब ने ना जाने कितने लोगों को संघर्ष करना सिखाया। नागर साहब का फोन आया, प्रधानाचार्य जी का, मास्टर जी बैठे, पदम सिंह जी, संजय बैठे हैं, शर्मा जी ने, मैंने इनसे प्रस्ताव रखा तो एकदम स्वीकार किया, क्योंकि बहुत चर्चाएं सुन रखी हैं लोगों ने और बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए। इनके जैसी दिलेरी बड़ी दुर्लभ है, और दिलेरी हो भी क्यों किसी में, दिलेरी के लिए मन का स्वच्छ होना, पवित्र होना बड़ा जरूरी है। घर को खोना पड़ता है, घर का काम छोड़ना पड़ता है जब समाज का काम होता है। तो इनका तो एहसान उतर भी नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगा, लोग कह रहे हैं ना बहुत अफसोस है बीच में नहीं, अपने विचार के रूप में हमारे बीच में, इस विचार को और मजबूत किया जाए, गली गांव हर जगह तक ले जाया जाना चाहिए इसे। ये विचार बहुत पवित्र विचार, ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं है। और दिलेरी जब आएगी, जब मन पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, अंदर से कुछ प्राप्त करने की भाव नहीं होगा। साथियों, आप राजनीतिक जीवन में हैं बहुत सारे लोग, राव साहब आपको भी मैं कहूंगा ये बात, भाई अगर हम इस चीज को लेकर आए, मेरा घर ऊंचा उठ जाए, मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए, धन हो जाए, नेता बड़े पैसे वाले हो गए, नेताओं का मान सम्मान हो गया, मेरा भी हो जाए, मुझे भी मुफ्त में कुछ मिल जाए, तो बुरा मत मानना, ये तो संभव नहीं। राजनीतिक पार्टियों को हमारी कतई भी जरूरत नहीं, बुरा मत मानना। हमें उस राजनीतिक पार्टी की जरूरत है अपने को मजबूत करने के लिए। जिस दिन राजनीतिक पार्टी को यह एहसास होगा कि हमारे पास जो ये आदमी आएगा तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, ऐसा संगठन जोड़ना चाहिए। मैं उस पर भी भरोसा नहीं करता कि बहुत बड़ी जनसभा की जाए, रोड को जाम किया जाए, वो भी शक्ति प्रदर्शन बहुत अच्छा है, अच्छा विचार है, लोगों को समझने को मिलता है। अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छी बात है।
अपना दिखावा भी करना अच्छी बात है, लेकिन चौधरी साहब के सिद्धांतों पर चलने के लिए ये बंद कमरों की बैठक बहुत अच्छी है और अपने कार्यकर्ता मजबूत करने हैं जो हजारों को लेकर फिर आ सकें और उस विचार से सहमति जता सकें, दूसरों को कन्विंस कर सकें। मैंने बहुत सारी बात सुनी है। बाबू सिंह आर्य जी कह रहे थे, महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी को भी कुछ कह दिया चौधरी साहब ने नोएडा अथॉरिटी की चेयरमैन को भी धमका दिया और सफलतापूर्वक धमका दिया। अगर मामूली आदमी धमकाएगा, अगर कोई हल्का आदमी धमकाएगा तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन चौधरी साहब वजनदार आदमी, चेहरे को देख के, उनकी बातों को देख के, उनकी सादगी को देख के, उनके अंदर के व्यवहार को देख के आदमी समझ जाता है बहुत बड़ा, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता बदले। दिनकर जी ने कहा है, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाए तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ने दो, मत छोड़ो अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, व्योम माने आकाश, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कष्ट करता है, मरता है जो भी बस एक बार बार नहीं मरने को आता। और चौधरी साहब मुझे अंतिम बार के दर्शन हुए वहां पर दौसा गांव, आप थे शायद। मैंने कहा जी कोई ऐसे काम की बात बताओ जो समाज ऊपर उठ जाए। बहुत चर्चा सुनी आपकी, आज भी दुख है उस बात का मलाल। ये 3 बैठी हैं, बेटियां हैं शायद 24 साल की, एक भांजी है, 2 बेटी। उन्होंने एक बात कही, ये समाज इसलिए पीछे, आधी आबादी घरों में बंद है, हमारी संख्या तो आधी हो गई अपने आप ही, औरों की संख्या हमसे ज्यादा है, बढ़ गई है। जो बाहर निकलेगी वो कुछ सीखेगी भी और परिवार के लिए भी सहयोग करेगी। तो भाई अपने साथ भी लाना शुरू करना पड़ेगा और समाज का ये काम लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात, राव साहब जल्दी तो नहीं? नहीं, वो तो उन्हीं से पूछिए, मैं तो संचालक हूँ। राव साहब एक बात और है, आपस की ये किसी भी संगठन को हल्का करती है। मैं तो कह रहा हूं इनके नाम से लाइब्रेरी बनवा लो, पैसा कोई खर्च मत करो, उन्हीं से ले लो गांव वालों से, भैया चौधरी साहब के नाम से लाइब्रेरी बनेगी। अरे करो तो सही हर गांव में। मैं गेट की बात नहीं करता, गेट कुछ खाने को नहीं देगा ना कोई लाभ देगा, एक लाइब्रेरी बनवा दो चौधरी साहब। हाँ रिजवान भैया, रिजवान जी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ जाम में खड़ा हूँ। एक मिनट में तो नहीं आ सकता भाई साहब। क्या बात होगी? मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमारा वहाँ कहाँ यूपी गेट बोर्ड जो नोएडा की तरफ है, और तो निवेदन कर लो, कल हटा लेंगे रुके, फिर चले जाएंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक, में तो देर लगी आने में। तीन बस। फिर पूर्वजों की सील की शिक्षा तरंगों में रहो, दुख शोक जो कुछ आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत के कल्पांत का कारण हुआ, सब लोग मिलजुल कर चलो, सब लोग मिलजुल कर चलो, पारस्परिक ईर्षा करो, ये हमारा विषय है जो हमें नुकसान पहुंचाए,
सब लोग मिलजुल कर चलो, पारस्परिक ईर्षा तलो। भारत ने 2 दिन देखता, मचता महाभारत में। ओ स्वपन तुल्य हाँ जी। को सब शौर्य साहस हो गया। नमस्ते भैया। इसी सम्राग्नि में सर्वस्व हो। दुर्वंत दुर्योधन ने जो कौन? सहित अट्टांता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत गलती से मिल गया? रक्त पारावार में ठीक। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार। गाँवों में, गलियों में, मोहल्लों में आपको ऐसे पापी मिल जाएंगे, डुबा देंगे, दूसरे की भी टांग पकड़ के खींचेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाथ जोड़ के विनती है, अपनों को बढ़ावा दो, थोड़ा अपने आप को पीछे भी कर लो, भगवान आपको आगे ले जाएगा। किसी का रास्ता अपने का मत रोको। अहम और वहम इनकी ना कोई माफी है। सत्यानाश करने को बस एक ही काफी है, अहम हो या वहम। इसलिए इन दोनों को छोड़ना होगा, अपने लोगों को अपने संग जोड़ना होगा। एक बार फिर चौधरी साहब के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मास्टर जी ने तहसील मोवाड़ने की बात को लटका दिया। समय कम इस वजह दिया। सभी का फिर पुनः हृदय से स्वागत करते हुए, कोई बीच में आया हो, भूल गया हूं मैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं अब आपके बीच में देवव्रत धामा जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी वाणी से केसरी जी के बारे में सूक्ष्म में 2 शब्द कहें। देवव्रत धामा जी। मैंने पूछी थी उनसे, उन्होंने कि बिना पद के कह देना आज मेरी बात। सम्मानित मंच, सदन में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों और मेरे साथी, देखिए सभी को नमन करते हुए और चौधरी साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, देखिए जो आदमी सही भाव से निर्लोभ होकर सेवा करता है, वो आदमी हमेशा जीवित रहता है, उनका विचार जीवित रहता है। उसी तरह से चौधरी साहब हमारे बीच में जीवित है। ठीक है, हम तो छोटे थे, लेकिन हाँ ये था कि केसरी गुर्जर कोई बहुत बड़ी शख्सियत है और मतलब बहुत आफत है एक तरह से, जो उस समय नाम सुनते ही दिमाग में आता था। गांव देहात के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इन्होंने तहा जिंदगी संघर्ष किया, सबकी आवाज बनकर रहे और बड़े बड़े आंदोलन किए। अभी हमारे को ओसवाल जी बता रहे थे, मोदी नगर में भी कुछ ही ऐसे मिल है, जैसे मोदी मिल है, पेमेंट लेट होने पर ब्याज का, सब जगह ब्याज नहीं मिलता, लेकिन ये चौधरी साहब की देन है, जो यहाँ से जुड़े हुए किसानों को ये लाभ मिल रहा है। अब बात आते हैं संगठन पर। देखिए कोई भी संगठन है, अगर उसके कार्यकर्ता अपने से पहले संगठन के बारे में सोचेंगे, ठीक है अपना जो होगा बाद में होगा, पहले ये जो हमारा ढांचा है, ये जो हमारा संगठन है, ये बड़ा हो जाए, ये विचार जन जन तक पहुंच जाए, तो अध्यक्ष आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, कई सौ साल संगठन चल जाते हैं, तो संगठन जीवित रहते हैं। उसी तरह से हमारे बीच में देहात मोर्चा जीवित है। मुझे प्रिंसिपल साहब का फोन आया, ऐसे ऐसे प्रोग्राम आना है, मगर जी बिल्कुल आएंगे। और अभी फोन आ रहा है, वहां का भी समय 11 बजे का ही है, जहाँ के लिए फोन आ रहा है। नहीं बोलना लगा, नहीं पहले बात। तो इसी के लिए, इसी के साथ सभी आयोजकों का ये राव साहब ने बीड़ा उठाया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े चेहरे की जिम्मेदारी कंधे पे लेना, यानी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना, उन्हीं का भाव रखना, और जो खासियत, जो क्वालिटी उनमें थी, वो ही अपने अंदर लाने की कोशिश करना। तभी तो एक तरफ तो इतनी बड़ी शख्सियत अध्यक्ष रहे, फिर हम बन रहे, तो उनके जैसे हम होना चाहिए ना। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और आप लोग समय निकाल कर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप सबके साथ उनको याद करता हूं और पूरे मन से उनके जो हमें आदर्श प्रस्तुत किए उन्होंने जीवन में, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, मैं उस पर चलने की आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कोशिश करूंगा। और अगर मैं और आप दोनों मिलकर हम इसमें 2 कदम भी चल पाए, 4 कदम, 10 कदम, 10 मील बहुत बड़ी बात होती है। उनका कद, उनका कार्यक्रम, उनकी विशालता इतनी है कि हम जैसे लोग अगर उनके कदमों के बाद 2 कदम भी चल पाए उनसे साथ मिलाकर, तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। जैसा भाई देवव्रत धामा जी बता रहे थे, चौधरी साहब कोई एक अकेले राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपने टाइम में एक छोटे से गांव से, जो इस समय गौतम बुद्ध नगर नोएडा का एक गांव है आकूपुर गांव से निकलकर मेरठ जैसे विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएशन किया। आकूपुर गांव से निकलकर, जहां के गांव के लिए सड़क नहीं थी, रास्ता नहीं था, और जब बरसात होती थी तो गांव के बाहर पानी भर जाता था, नाव से जाना पड़ता था कहीं कहीं। तो उस विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को भारत में, हमारे समाज में, इस देहात में एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसके बाद उन्हें जब यहाँ मेरठ में वकालत की तो लोग हंसते थे कि गांव देहात के लोग भी कहां से वकील बन के आ गए हैं। ये लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको वकालत किसने सिखा दी? तो उन्हें लगा कि यहाँ तो हमारे लोगों का बहुत अपमान है। उन्होंने कहा हम देश की राजधानी दिल्ली जाएंगे, वहां बताएंगे लोगों के हम देहात के लोग हैं, हम पढ़ना लिखना जानते हैं, आपको समझाना जानते हैं, आपको धमकाना भी हम जानते हैं। दिल्ली जाकर उन्होंने अदालत में अपनी पैरवी शुरू करी और दिल्ली के बड़े से बड़े वकील को, बड़े से बड़ी कोर्ट को उनकी बात सुननी पड़ी, समझनी पड़ी। चाहे उन्होंने अपने चेहरे से समझाया, चाहे अपनी बातों से समझाया, चाहे अपने विचारों से समझाया, या अपने तरीके जो उन्होंने कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं सबूतों के तौर पर, उनसे समझाया। हर जज को, हर कचहरी को उनकी बात माननी पड़ी और देहात के एक आदमी की शान में गुस्ताखी करने की हिमाकत दिल्ली में किसी कोर्ट में बंद हो गई। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जीवन में बहुत काम किए हैं। सारे साथियों ने अभी उनके बारे में बहुत कुछ बताया, मैं भी बता सकता हूं। उन्होंने जो काम किए, भारत में उद्योगपति के रूप में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। जिस समय भारत में खाड़ी के देशों को और दूसरे जो हमारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को भारत की ह्यूमन रिसोर्सेस बाहर भेजा करते थे, उस समय ये एक बड़ा देश में काम था। उन्होंने हमारे यहाँ के हजारों साथियों को बाहर देशों में भेजकर उनको रोजगार देने का काम किया, देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। और देश के जो हमारे दिल्ली के किसान थे, उनके जमीनों के मुकदमे लड़कर उनको मुआवजा और उनकी जमीनों के जो मूल्य थे उनको दिलाने में उन्होंने बहुत मदद की। तो देश में उद्योगपति के रूप में, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में, और मैं अंतिम रूप से कहता हूं कि जो रूप साधु का होता है, जो सन्यासी का होता है, जो त्यागी का होता है, उन्होंने जीवन में कोई चीज अपने पद पर स्वीकार नहीं की। आज जो हम उनको कह रहे हैं वो देहात मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज हमारे बीच में हमारे एक साथी भाई जय कुमार गुजर जी बैठे हैं, जो जिला पंचायत में विशेष अधिकारी हैं। ये जानते हैं, अजीत सिंह जी एडवोकेट मेरे साथी हैं, वो यहाँ नहीं है, कि हम 3-4 लोगों ने उनको इस पद पर बैठाने के लिए कितनी उनसे हिम्मत की, मेहनत की, और किन से कितना उनको कहा कि आप आइए, हमारे देहात का इससे विचारधारा से काम होगा, हमारे लोगों को ताकत मिलेगी। तब उन्होंने इसको स्वीकार किया, नहीं तो वो इसको भी कह रहे थे नहीं मैं ऐसे ही काम करूंगा। दिल्ली में जब जब उनको पार्टियां को सत्ता में आई, सब पार्टियों ने प्रलोभन भी दिए। जनता दल की सरकार आई, आदरणीय वीपी सिंह, पासवान जी, शरद यादव जी और देवगौड़ा जी, सब उनके बहुत नजदीक के लोग थे। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यक्रम में वो उनको लेके आया करते थे।
और जब उन्होंने उनको कहा कि हम आपको रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं, हम आपको इस प्रदेश में कहीं किसी में गवर्नर बना देते हैं, हम आपको किसी बाहर दूसरे देश में एम्बेसडर बना देते हैं, और आप जो भी हमसे चाहते हो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आपको कोई आर्थिक हित चाहिए हम वो दे सकते हैं। लेकिन ऐसे त्यागी साधु तपस्वी केसर सिंह गुर्जर का नाम आज भी हम इसीलिए सरकार से लेते हैं कि उन्होंने भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद को अपने समाज के हित में, इस देहात के हित में, इस किसान के हित में ठुकराया, और उन्होंने मेरे सामने ये कहा कि मुझे गवर्नर बना के गोवा भेज दोगे, दिल्ली की लड़ाई कौन लड़ेगा? आज दिल्ली की लड़ाई लड़ने के लिए कौन बैठा? ऐसा व्यक्तित्व, चौधरी साहब जैसा व्यक्तित्व जो किसानों की, मजदूरों की या कोई भी वंचित समाज की, चाहे वो किसी का भी हो। आज हमारे साथी हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय शर्मा जी। मैं आपको बता दूं, मेरे गुरुजी थे दादरी में मीरभोज इंटर कॉलेज में पांडे जी। पांडे जी के दामाद का रेलवे में एक किसी काम की वजह से उनका रुका हुआ था सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। पांडे जी किन्हीं को लेके मेरे पास दादरी आए, उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे, उस समय पासवान जी मिनिस्टर थे, तो मुझसे कहा कि भाई पासवान जी मिनिस्टर हैं और इनका ये काम रुका हुआ है दामाद का। मैंने कहा ठीक है जी, चलो वहां तो चौई साहब आएंगे, हम अपना करवा देंगे कह के। हम लोग गए और चौई साहब को जाके बताया, चौई साहब तुरंत बोले रोहित हाउस से चलो। सीधे हम रेल भवन गए, रेल भवन जाके उन अधिकारी को बुलवाया और जो भी उसमें विलंब हो रहा था, जो जो कमियां शेष थी, वो उन्होंने वहीं बैठ के पूरी कराई और अगले 15 दिन के अंदर उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और गुरुजी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं आपके सामने बता रहा हूं, जिसके बताते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है कि उन्होंने कोई जाति विशेष नहीं, कोई वर्ग विशेष नहीं, सबके लिए पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से काम किया और उन्हीं की इस भावना को हम समझते हुए इस कोशिश में आगे हैं कि देहात मोर्चे की जो विचारधारा है, ये विचारधारा है उनकी आवाज जो बोलते नहीं, उनकी आवाज जो बोलते नहीं। तो चाहे वो हमारे पांडे जी हों, चाहे हमारे त्यागी जी हों, चाहे कोई गुजर भाई हैं, चाहे कोई जाट भाई हैं, चाहे कोई ठाकुर भाई हैं, ये भाईचारा पूरे भारत का है। हम इस पूरे भारत में पूरे भाईचारे से रहते हैं, हम सब इसके निवासी हैं। अगर कहीं भी किसी के साथ भी कोई अन्याय हो तो देहात मोर्चे का एक साथी, एक सिपाही वहां खड़ा हो, उसके साथ ताकत दें। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो कमियां पिछले दिनों हमारे अंदर आई हैं, जैसे जैसे संगठन में आती हैं उस तरह से किसी भी संगठन में ये चीजें आती हैं और जब जब कार्रवाई आगे बढ़ती है तो सारी मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि देहात मोर्चे की वही आवाज बुलंद होगी जो कभी आप सबके दिल में वो धड़कन धड़कती है। और इसी तरह से निष्ठा के साथ हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और मैं आप सबसे एक और निवेदन करता हूं कि यहाँ जितने आसपास मोदी नगर में जो हमारा देहात क्षेत्र लगता है, उसमें अपने अपने सहयोग से एक एक कार्यक्रम कराएं, छोटी छोटी बैठकें कराएं। जैसी ये आज की बैठक है, हम ऐसी ही बैठक में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करें, बातचीत करें, उनकी समस्याएं हम समझें। और ये समस्याएं गांव के स्तर पर अब हम 5 तरह की ले रहे हैं। आपके गांव की जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं नंबर 1, आपके गांव की जो रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं नंबर 2, आपके गांव की जो खेती से संबंधित समस्याएं हैं नंबर 3, आपके गांव की जो ब्लॉक से, तहसील से, जिले से या प्रदेश और राज्य सरकारों से जो छूट है, जो अधिभार है, जो समस्याएं हैं, जो सहयोग है, वो नंबर 4। और 5वीं बात है आपके आपसे भाईचारे की, आपसे सहयोग की, आपसी रहन सहन की, इस समाज के विकास की। इन सब 5 बातों को केंद्र बिंदु को ध्यान बनाते हुए हम इन बातों को आगे बढ़ाएंगे और प्रत्येक गांव में अपनी इकाई स्थापित करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि इस सब को अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। और ये जो एक नया समाज में विकासवाद का नारा है, जिसमें हमें अपनी जमीन देकर ही विकास करनी पड़ती है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या भारत के पास, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता इस बात का है कि एक किसान बिना अपनी जमीन बेचे हुए बड़ा आदमी बन जाए, उसकी आर्थिक तरक्की हो जाए, उसकी सामाजिक तरक्की हो जाए,
उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, उसके घर के अंदर भी एयर कंडीशन लग जाए। क्या बिना जमीन बेचे हुए ऐसा कोई मॉडल ला सकते हो? तो हमें उसे बताओ। ये हमारी जमीन खरीद के, हमारी जमीन की फसलों को कम भाव देके ये कौन सा मॉडल आप हमें देना चाहते हो? हम इस देश में वो व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और अब मेरी वाणी ही विराम होती है और वक्ता और संचालन जो है हमारे मंत्रालय नाटक जी करेंगे। कुछ कारणों से मैं जा रहा हूँ। मेरा निवेदन है, इतना समय नहीं दे सकता, पहले मैंने आपको बहुत धन्यवाद। ये जो आयोजक थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप लोग आए, आप सभी का धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और जो जहाँ जिस जगह पर कार्यक्रम हो रहा, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, बहन जी का भी करता हूँ। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सभी मिलकर के उनके विचार को आगे ले जाना चाहेंगे। इस मौके पर 2 मिनट लेते हुए मैं कहना चाहता हूँ, कुछ साथी जो आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो मैं उनके नाम बोलना चाहता हूँ और अध्यक्ष जी उनको माला पहना करके स्वागत करेंगे। इसमें मास्टर राज बहादुर जी हैं। मैं तो वही पहले से आइए, कोई बात नहीं। मास्टर राज बहादुर जी मवाने से हैं और दिल्ली में टीचर हैं, रहते हैं। जी को मैं ही पहना हुआ माला। नहीं, ये पद जो आपकी जिम्मेदारी प्रोटोकॉल है। यस। कमल मावी जी हैं। कमल मावी जी। मास्टर हमारे तो बड़े बड़े जुड़े हुए हैं जी इसमें। मास्टर पदम कसाना जी। मावी जी भी बहुत विचारशील आदमी। जुमना प्रसाद जी, आप साहिबाद से हैं। साहिबाद से मास्टर पदम सिंह जी। संजय कसाना जी। और जुमना प्रसाद जी को साहिबाद विधानसभा का संयोजक भी किया जाता है। और अमृत गुजर जी हैं मोर्टा से। आपको मुरादनगर विधानसभा का संयोजक किया जाता है। अमृत गुजर अमृत गुजर जी को मुरादनगर विधानसभा का संयोजक। आज फैसला जी हैं मोदीनगर से, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और दौसे में प्रिंसिपल हैं फुरकात जी से मुजफ्फरनगर से। सुरेंद्र कुमार जी आप भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और भाई विनय धारी है मुरादनगर से। यस। आप भी यहाँ से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आपकी क्या करना है? ज्वाइनिंग है ना। और मैं माफी चाहते हुए समय की माफिका को देखते हुए 1 बजे तक साथी हमारे बोल नहीं पाए, जैसे श्रीचंद गौतम जी थे और दूसरे साथी से भाई जय कुमार जी थे। उनसे माफी चाहते हुए साहब नहीं बोल पाए, उन सभी से माफी चाहते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के लिए अध्यक्ष जी से बहुत देहात मोर्चा, देहात मोर्चा, देहात मोर्चा। राव साहब अमर रहे, अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, चौधरी साहब। अमर रहे। जी ओसवाल जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। एक परिचय करा दीजिए और क्या कार्यक्रम था उसके बारे में। पहले तो मैं आपके चैनल का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और आज हमारे एक चौधरी साहब, सीनियर अधिवक्ता माननीय केसरी गुजर जी, देहात मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जन्म जयंती थी। उसको मनाने के लिए उनके जो बाद में जो लोग अपने कंधों पे उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं,
उसमें मतलब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राव संजय सिंह जी और मास्टर नाम विजेंद्र कसाना जी, चला जा तू यार जल्दी आ, और देवव्रत धामा जी, तुम भी आओ जल्दी जी, हाँ जी बराबर मेरे को मुड़ कर दो बराबर, और तेजवीर जी मेरठ से हमारे बीच में हैं। मैं राव साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी से पूरी अपनी गाथा आपको बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ये राव आदरणीय केसरी सिंह गुर्जर की 87वीं जयंती पर उनको याद करने के लिए, नमन करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के क्षेत्र से हम सब लोग उनको नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भाई देवव्रत धामा जी हमारे साथ हैं, आदरणीय ओसवाल साहब, चंदीला जी, एडवोकेट कसाना जी, और हमारे बीच हमारे भाई मास्टर जी हैं, और हमारे बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जो अभी धीरे धीरे पहुंचे हैं। मैं आप सबको चैनल के माध्यम से, चैनल के कार्यक्रम के लोगों को धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये जो मोदी नगर है, मोदी नगर में किसानों की गन्ने की बहुत सारी समस्याएं थी, जिनके लिए देहात मोर्चा ने बहुत आंदोलन किए और मजदूरों के मिल के पेमेंट को लेकर भी लगातार यहाँ संघर्ष किया, जिसमें चौधरी केसरी सिंह गुर्जर जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस देश के इतिहास में किसानों के जो पेमेंट होती थी, उसका लेट पेमेंट जो होता था, उस लेट पेमेंट के दौरान जितना समय था उसके ब्याज का पहली बार भुगतान आदरणीय केसरी सिंह जी और देहात मोर्चा ने कराया। इस सब में हमारे आदरणीय बड़े देश के नेता माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी, देवगौड़ा जी और शरद यादव जी, पासवान जी और बड़े जो समाजवादी चिंतक विचारधारा के लोग थे, उन सब का भी बहुत सहयोग रहा। और लगातार इसमें हमारे जो गौतम बुद्ध नगर के किसानों के मुआवजे के काम थे, वो देहात मोर्चा ने किसी हद तक संघर्ष कर उनमें बहुत सफलता प्राप्त की। आज भी गौतम बुद्ध नगर में किसानों को जेल में रखा गया है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके जो मुआवजे की दर है उसको कम किया जा रहा है, यहाँ फसल की जो मूल्य है उसको कम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत है और पंजाब के किसान धरने पर बैठे हैं, हरियाणा के बॉर्डर पर किसान धरने पर है। देहात का जो क्षेत्र है, जहाँ पर किसान और खेत से जुड़े हुए कामगार, पशुओं के जो दूध के पालनहार हैं, पशुपालक समाज, खेतीहर समाज, ये सब रहता है, इनकी आवाज़ आज दबकर रह गई है। एक शासन व्यवस्था जो इस सब के खिलाफ काम करती है, उसको लगातार पीछे धकेलने का काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, संसाधन हो। देहात की भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज पिछले 15 साल का इतिहास अगर हम देखते हैं तो विकास के नाम पर केवल एक मॉडल देश में अपनाया जा रहा है कि किसानों की जमीन हड़प लो, किसानों की जमीन को मुआवजा दे दो और वहां से किसान को बेदखल कर दो और वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या गगनचुंबी इमारतें या बड़ी कॉलोनियां विकसित कर दो। मैं सिर्फ एक बात आप सबसे और समाज से, देश से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी जमीनें छीने बिना हमारे विकास का कोई मॉडल, हमारे बच्चों की शिक्षा का कोई मॉडल, हमारे बच्चों के रोजगार का कोई मॉडल आपके पास है? अगर आपके पास है तो उसे लागू करो, नहीं तो देहात मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो। उनकी आवाज बनो जो बोलते नहीं, उनकी आवाज बनो जो बोलते नहीं, उनकी आंख बनो जो देखते नहीं, उनके कान बनो जो सुनते नहीं। आइए हम एक नया देहात का साम्राज्य खड़ा करें, नई देहात की आवाज उठाएं और जितने हमारे देहात मोर्चे के और हमारे किसान समाज के
जितने कार्यकर्ता और हमारे नेतागण हुए हैं उन सबके प्रति श्रद्धांजलि रखते हुए और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके साथ हम आपस में भाईचारे को आगे बढ़ाएं और सभी संगठनों के साथ सहयोग करके इस किसान की, इस देहात की, इस गरीब की, इस वंचित समाज की बात को आगे बढ़ाएं तो हम सबको इसमें सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। केसरी गुज्जर जिंदाबाद। केसरी सिंह गुज्जर अमर रहे। केसरी सिंह गुज्जर अमर रहे। देहात मोर्चा जिंदाबाद। देहात मोर्चा जिंदाबाद।